नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से इनके निहितार्थों को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश भर में कानूनी और सामाजिक बहस को बहुत तेज कर दिया है। वक्फ एक्ट संशोधन और उस पर भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 1332 पन्नों का एक ऐतिहासिक हलफनामा दाखिल किया गया। आप मामले की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि सरकार ने 1332 पन्नों का भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया है। इसमें मुगल काल से लेकर आज तक वक्फ संपत्तियों की वृद्धि और उनके दुरुपयोग का विस्तार से जिक्र किया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। तो चलिए इस मुद्दे को हम मुगल युग के संदर्भ और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप में से बहुतों को यह जानकारी पहले से होगी, लेकिन विषय की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में दोहरा रहा हूं कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा उन 73 याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये बिल को संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ बताती हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह संशोधन केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं जैसे रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रक्रियात्मक सुधार और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ही है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं उसका बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता है। सरकार ने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ भूमि प्रबंधन का मामला है और इससे धार्मिक क्रियाकलापों का कोई लेना देना नहीं है। हलफनामे में एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है। सरकार ने बताया है कि 2013 तक यानी मुगल काल, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद के समय को मिलाकर वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 18,29,000 एकड़ था, लेकिन 2013 के कानून संशोधन के बाद जो वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया था उसके बाद मात्र 11 सालों में 20,92,000 एकड़ जमीन वक्फ के नाम और जोड़ दी गई। यानी वक्फ की संपत्तियों में 116% की वृद्धि अचानक से। यानी मुगल काल से लेकर देश की स्वतंत्रता तक वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन थी वो किस प्रकार दुगने से भी ज्यादा हो गई, ये प्रश्न खड़ा कर दिया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और एक तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दिया है। इतना बड़ा इजाफा सवाल उठाता है कि क्या वक्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पर्याप्त जांच पड़ताल और सत्यापन हुआ था या फिर महज दावे के आधार पर संपत्तियां दर्ज होती चली गई। सरकार का कहना है कि इस अनियंत्रित विस्तार ने निजी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, जिसके चलते ये संशोधन बहुत जरूरी हो गया था। सरकार ने परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को उनके द्वारा पूछे गए वक्फ वाई यूजर को हटाए जाने के कारणों को विस्तार से बता दिया है कि सन 2013 के कानून संशोधन जिसमें वक्फ वाई यूजर जोड़ा गया उसके बाद से ही एकदम से इतनी जमीन, इस पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करती है। मित्रों, वक्फ की अवधारणा भारत में 12वीं सदी में शुरू हुई थी जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर जीत के बाद 2 गांवों को वक्फ के लिए दान किया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वक्फ संपत्तियां तेजी से बढ़ी। मुगल सम्राट अकबर और शाहजहां ने ताजमहल जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियों को वक्फ के तहत ही लाने का प्रयास किया था। उस समय वक्फ का पैसा ज्यादातर हिंदू बहुल गांवों से वसूल किया जाता था, जिसे मस्जिदों और मदरसों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के दौर में सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी स्कूल, कलेक्टर कार्यालय, सरकारी कार्यालय और यहाँ तक कि एएसआई द्वारा जो रक्षित स्मारक थे उनको भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आइए अब इस संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदुओं और सरकार के तर्कों पर भी नजर डाल लेते हैं। वक्फ बाय यूजर का हटना, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ बाय यूजर को हटाने से सदियों पुरानी वक्फ संपत्तियां जिनके पास लिखित दस्तावेज नहीं है खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन सरकार ने इसे लोगों द्वारा एक गलत नैरेटिव प्रस्तुत करना बताया है। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि 8 अप्रैल 2025 तक रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की शर्त 1923 के मुसलमान वक्फ के एक्ट के समय भी लागू थी, तो अब भी रजिस्ट्रेशन की बात ही तो की जा रही है।
मतलब ये एक बहुत बढ़िया जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है सरकार ने, कि जब रजिस्ट्रेशन की शर्त 1923 के मुसलमान वक्फ एक्ट के समय भी थी, तो वो उसमें अब क्या परेशानी है आपको रजिस्ट्रेशन में। सरकार का तर्क है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संपत्तियों को वक्फ घोषित करना अतिक्रमण को बढ़ावा देता है। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि वक्फ बाय यूजर के आधार पर बिना पुख्ता दस्तावेजों मालिकाना हक के किसी भी संपत्ति पर दावा करना कानूनी अस्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे भूमि विवाद बढ़ सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल और गांवों पर दावे इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा गुजरात में तो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत को ही वक्फ ने मुगल काल की एक सराय है बताकर उस पर भी दावा कर दिया था। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, इसके बारे में भी सरकार ने जवाब दिया है। यह संशोधन केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष निकाय है जो मात्र संपत्तियों का प्रबंधन करता है और उसी से जुड़ा है, न कि धार्मिक प्रथाओं से। केंद्रीय परिषद में अधिकतम 4 और राज्य बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, जो कुल सदस्यों का बहुत एक छोटा हिस्सा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ परिषद और राज्य बोर्ड का कार्य न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक है, इसलिए इसमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जरूरी है, जैसा कि संविधान के मूल ढांचे में भी दर्ज किया हुआ है। ये संविधान कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पूछा था कि क्या हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है। सरकार ने जवाब में दिया है कि वक्फ की अवधारणा हिंदू न्यासों से अलग और व्यापक है। कई राज्यों में हिंदू न्यासों के लिए अलग कानून नहीं है और वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिमों की संपत्तियों पर भी अधिकार रखते हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों की मौजूदगी संवैधानिक संतुलन बनाए रखती है। ये जवाब दिया है सरकार ने उस मामले में। यह भी सामने आया है कि तमिलनाडु में तिरुचेथुराई गांव, जहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है, उसे भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में बहुत आक्रोश फैला हुआ है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा, सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वक्फ बोर्ड ने कई बार सरकारी और निजी जमीनों को बिना दस्तावेज के वक्फ घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में 2013 तक केवल 0.4199 एकड़ की एक वक्फ संपत्ति थी, लेकिन 2025 तक ये 31,405 एकड़ हो गई। इस संशोधन के तहत अब कलेक्टर ये तय करेगा कि क्या वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, ली गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक हित में है, क्योंकि सरकारी जमीनें जनता के हित के लिए हैं और उनके भरोसे हैं। ट्रस्ट को वक्फ एक्ट से बाहर रखने के बारे में जो नए प्रावधान है, उसमें मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनाए गए ट्रस्ट वक्फ एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे, ये भी कहा है सरकार ने। सरकार का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुरूप है और केवल एक स्पष्टता प्रदान करने वाला कदम है। यह भी पता चला है कि वक्फ एक्ट को लेकर के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से बहस चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणाओं में भारत की जनता से वक्फ का सुधार का वादा किया था, खासकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाला 2012 के सामने आने पर, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ की वक्फ भूमि अवैध रूप से बेची गई या लीज पर दी गई थी और इसमें अनेक नेताओं के नाम सामने आए थे। जैसे मामलों के बाद इस संशोधन को लेकर के मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध भी जताया था। पश्चिम बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलने और उनकी धार्मिक स्वायत्ता को कम करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की है और तब तक सरकार ने कुछ विवादित प्रावधानों जैसे वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई करने पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन भी दिया। लेकिन इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट की धर्मनिरपेक्षता भी कटघरे में खड़ी है और जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर प्रश्न पूछा था, तब तुषार मेहता ने उल्टा भी प्रश्न कर दिया था कि इस हिसाब से मुस्लिमों के मामले को सुनने का अधिकार इस बेंच के पास भी है भी कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने सुप्रीम कोर्ट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जब वक्फ कानून में मुस्लिमों के हित वाले संशोधन 1995 और 2013 में संसद से पास किए गए थे, तब भी बहुत से लोग इसके विरुद्ध याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे।
परंतु 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में कोई सुनवाई क्यों नहीं की और 2025 के संशोधन के 3 दिन के अंदर याचिकाएं स्वीकार कर ली और सुनवाई भी चालू कर दी। ये उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये देखा जाना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन के किन प्रावधानों को संविधान सम्मत मानता है और किन्हें अस्वीकार करता है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसी बहसें हमें याद दिलाती हैं कि नीतिगत फैसले सिर्फ धर्म आधारित नहीं बल्कि कानून और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के तहत जांचे परखे जाने चाहिए। मित्रों, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखे गए विस्तृत पक्ष और तथ्यों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।